रहे हैं, मौर्य दरबार पढ़ रहे हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मौर्य साम्राज्य का आज ये चौथा पार्ट है, सॉरी तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य का आज ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और एकदम वन बाय वन लेकर चीजों को चलेंगे, आपको पूरी बात समझ में आएगी आराम से, ठीक है ना। देखिए भाई हम बात करने वाले हैं किसकी, भाई याद करिए कि कल हम बात कर रहे थे अशोक के शिलालेखों पर थे। किस पर थे हम? अशोक के शिलालेखों पर थे, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम कहते हैं शिलालेख, जब हम कहते हैं शिलालेख, ठीक है, शिलालेख का मतलब क्या हो जाता है? शिलालेख का मतलब हो जाता है रॉक एडिक्ट्स। क्या भैया? रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। तो शिलालेख जो है, कितने शिलालेख है भाई? अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी बताई गई है? अशोक के शिलालेखों की संख्या बताई गई है टोटल 14। कितनी बताई गई भैया? टोटल 14 बताई गई है, ठीक है। टोटल 14 बताई गई है, ठीक है। अब इस बात का ध्यान देंगे भैया, ठीक है ना। टोटल 14 बता देंगे, याद रखेंगे। अब अगली बात ये है कि जैसे पहला शिलालेख है, ठीक है भाई, देखिए शिलालेख 14 है तो 14 के 14 नहीं याद करने की, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, सब याद करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की है। जो पहला शिलालेख है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो पहला का पूछता है कि पहले शिलालेख में क्या है, एक तो चौथे का पूछ लेता है कभी-कभी, एक तो भैया पांचवें का पूछ लेता है कि पांचवें में क्या है, एक साथ जो सातवें और आठवें का पूछता है। किसका भैया? सातवें व आठवें का पूछता है और ये एक ही साथ पूछता है, सातवें और आठवें का। और इसके बाद आपका जो पूछता है वो आपका 13th का पूछता है। किसका पूछता है? 13th का पूछता है कि 13th में क्या है, ठीक है ना, 13th का पूछ लेता है। तो कुल मिलाकर जिन शिलालेखों से क्वेश्चन आते हैं वो आपका पहला है ना, पहला है, ठीक है, चौथा है, पांचवा है, आठवां है, सातवां है, 13वां है, ठीक है। पूछने को कभी-कभी दूसरे से भी पूछ लेता है तो दूसरा भी यहां पर मेंशन कर लेते हैं, दूसरा यहां मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। हां जी, दूसरे से भी पूछता है तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं। अब किसमें क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल, और ये अभी आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है कि इंफॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन कहां से प्राप्त होती है, वो आपको यहां पर बताया गया है, ठीक है ना। चलिए और ये बात आप समझ के चलेंगे कि बिल्कुल इसी के बाद, जैसे ये बात जो आपको बता रहा हूं, इसी के बाद आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन तीनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये सब वो चीजें हैं, जैसे मैं चाहूं तो सीधा आपको चंद्रगुप्त मौर्य बता देता, अशोक बता देता, बिंदुसार बता देता, चैप्टर खत्म हो जाता, ठीक है। मैं आपको ये सब बताता ही नहीं, आपको कहां इतना पता चलता, ठीक है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं और आपको ध्यान से पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए एक-एक करके और समझते हुए आगे बढ़िए ताकि चीजें सब समझ में आए और आप उसको दिमाग में रख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पशु बलि की निंदा की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। हां जी, पशु बलि की निंदा की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, है ना। हां जी, पशु बलि की निंदा की बात करेंगे, कंडेमनेशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, ठीक है, कंडेमनेशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, ठीक है। तो पशु बलि की निंदा, ठीक है, पशु बलि की निंदा इसमें की गई है, ठीक है। क्या भैया? कंडेमनेशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस, ठीक है ना, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अशोक के जो 14 शिलालेख है, ठीक है, अशोक के जो 14 शिलालेख है उसमें से जो पहला शिलालेख है उसमें आलोचना की गई है, निंदा की गई है किसकी, कि भाई पशु बलि की, ठीक है, कि पशु बलि जो है, जो एनिमल सैक्रिफाइस है वो नहीं किया जाना चाहिए, जो एनिमल सैक्रिफाइस है वो नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला यहां पर लिखा है, ठीक है। तो सेकंड में क्या कहा गया है कि भाई चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है, इसमें चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया। मतलब अपने दूसरे शिलालेख में अशोक ने ये बताया है कि उसने किस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था करी, ठीक है। अपने दूसरे शिलालेख में अशोक ने बताया है कि किस प्रकार से इसने चिकित्सा व्यवस्था जो है आम जनता के लिए करी, वो चीज में यहां पर इसने स्पष्ट करी है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहां पर समझना है, ठीक है ना। हां, मतलब जो मेडिकल सिस्टम है उसके बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया है किसके बारे में? मेंशन ऑफ, ठीक है, मेडिकल सिस्टम। तो मेडिकल सिस्टम के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है, मेडिकल सिस्टम के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है सेकंड में, ठीक है ना। आप इसी के बाद फोर्थ में आ जाइए, तो फोर्थ में क्या बताया गया भैया? तो जैसे जैसे पहले में कुछ है, दूसरे में कुछ है, ऐसे सब में कुछ ना कुछ है। तो जो फोर्थ वाला है इसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है धम्मघोष। क्या बताया गया भैया इसमें? इसमें धम्मघोष, मतलब अशोक ने धम्मघोष कराया है इसमें। धम्मघोष क्या होता है भैया? तो धम्मघोष का मतलब होता है, धम्मघोष का मतलब होता है कि अशोक ने यह घोषणा करी है, कि यह डिक्लेयर किया है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। किसके मार्ग पर चलूंगा? धर्म के मार्ग पर चलूंगा, ठीक है ना, धर्म के नाम पर चलूंगा, ठीक है। अच्छा भैया पांचवें की बात करें तो इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। क्या भैया? धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, धम्म महामात्रास, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म, ठीक है, महामात्रास, ठीक है, महामात्रा, ठीक है। अच्छा भैया इसी प्रकार से सातवें और आठवें शिलालेख में क्या है? सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है कि अशोक ने कहां-कहां पर धम्म यात्रा की, ठीक है। अशोक की धम्म यात्राएं अभी नोट कर लीजिए, अभी एक्सप्लेन करते थे एक बार, ठीक है ना। अशोक की धम्म यात्राएं यहां पर बताई गई है। क्या बताई गई है? अशोक की धम्म यात्राएं, ठीक है ना। हां जी, तो बिल्कुल अशोक की जो धम्म यात्राएं हैं उसके बारे में यहां पर बताया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि अशोकास पिलग्रिमेज, ठीक है ना, अशोकास पिलग्रिमेज, ठीक है। तो स्पष्ट है और अभी एक्सप्लेन कर देंगे फिर से एक बार, तो अभी चिंता न करें। अच्छा, जो 13वां शिलालेख है सबसे पहली चीज तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा शिलालेख यही है। मतलब जो 14 शिलालेख है उसमें सबसे बड़ा जो है यही है, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो यही है, ठीक है। और इसके बड़ा होने का पीछे कारण जो है कि इसमें जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों का उल्लेख है, पड़ोसियों से संबंध, ठीक है। पड़ोसियों से मतलब ऐसा नहीं कि घर के पड़ोसियों की बात हो रही है, ठीक है, पड़ोसी राज्यों से संबंधों की बात हो रही है। तो पड़ोसियों से संबंध, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, है ना, नेबरिंग स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। तो नेबरिंग स्टेट्स जो है, ठीक है, जो नेबरिंग स्टेट्स है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। ठीक, तो जो कहीं ना कहीं जो पड़ोसी है उनके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। किसके बारे में भैया? जो पड़ोसी है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो है नेबर्स जो है उनके बारे में बताया गया, तो बताइए यहाँ पर, ठीक है, नेबरिंग स्टेट, ठीक है, नेबरिंग स्टेट। और इसके अलावा इसी 13वें शिलालेख में एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई है, और वो क्या है भैया? इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई है वो ये है कि कलिंग विजय, ठीक है, कलिंग विजय का उल्लेख भी इसमें किया गया है। किसका भैया? कलिंग विजय का भी उल्लेख किया गया, मतलब जो कलिंग पर अटैक किया था अशोक ने, कलिंग की विक्ट्री की थी, उसके बारे में, ठीक है, बात बताया गया यहाँ पर, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब जरा इसको समझ सकते हैं, अब आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे समझना है एकदम आसानी से। इसको दिमाग में आप ऐसे बिठाइए कि भाई अशोक के शिलालेखों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अशोक के शिलालेखों की बात कर रही है, ठीक है ना। हाँ भैया, अशोक के शिलालेखों की बात हो रही है। शिलालेख का मतलब होता है शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों पर लिखे गए लेख, ठीक है, पत्थरों पर लिखे गए लेख। तो जो पत्थर है, जो रॉक है, उस पर जो लिखे गए लेख है, जो एडिक्ट्स है, उनकी बात हो रही है। और इस प्रकार के जो शिलालेख है वो अशोक के टोटल कितने हैं? 14 है, 14 है। और इनमें से सब में कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहले शिलालेख में, फर्स्ट शिलालेख जो है उसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, मतलब कहा है ना कि भाई पशु बलि नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, पशु बलि नहीं देनी चाहिए। और जो दूसरा शिलालेख है उसमें चिकित्सा व्यवस्था, मतलब अशोक ने चिकित्सा व्यवस्था कराई है ना, मेडिकल सिस्टम को किस प्रकार से मेंटेन करा, आपने समय
में, उसके बारे में बताया है। चौथा शिलालेख जो है उसमें अशोक ने कहा कि मैं अब धम्म के मार्ग पर चलूंगा, मैं मार काट का, विजय का, लड़ने का जो मार्ग है वो छोड़ रहा हूं, त्याग रहा हूं, ठीक है ना। तो धम्म घोष का मतलब ये होता है कि अशोक जो कि लगातार युद्ध वगैरह करता रहता था, उन युद्धों का त्याग करके अब ये धम्म घोष के मार्ग पर, धम्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलेगा, ऐसा उसने कहा है, ठीक है ना। अच्छा भैया, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भैया जो पांचवां शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र कौन है? धम्म महामात्र का मतलब होता है धर्म प्रचारक। धम्म महामात्र का मतलब क्या होता है? धर्म प्रचारक, ठीक है। तो भैया धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया है, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र, ठीक है। और अशोक ने प्रॉपर धम्म महामात्र जो नियुक्त किए, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इतना प्रचार हुआ कि बौद्ध धर्म जो है ये राष्ट्रीय धर्म बन गया। तो बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने का काम अशोक ने किया। सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक की धम्म यात्रा, मतलब अशोक ने धम्म यात्राएं की, जैसे कपिलवस्तु गया, लुम्बिनी गया, कुशीनगर गया, तो इन विभिन्न जगहों पर अशोक गया, उसके बारे में सातवें और आठवें शिलालेख में बताया गया है। अब 13वें शिलालेख की बात करें अगर हम, तो 13वें शिलालेख में इसने पड़ोसियों के बारे में संबंधों का उल्लेख किया है, ठीक है ना। किससे भैया? पड़ोसियों से संबंध, ठीक है, पड़ोसी राज्यों से संबंध की बात कर रहा हूं। पड़ोसी राज्य मतलब जो नेबरिंग स्टेट्स थे, जो नेबरिंग स्टेट्स थे उनके साथ अशोक के रिलेशन कैसे थे, उसके बारे में 13th लॉ एडिक्ट्स में बताया गया है, और यही सबसे बड़ा है। और इसी में कलिंग विजय का भी, कलिंग युद्ध का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है भैया। अच्छा, तो ये बात समझ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? मौर्यन एम्पायर। और आप हिस्ट्री किससे पढ़ रहे हैं? बीके सर से, ठीक है ना। हाँ चलिए, और वो कौन है बीके सर? पता नहीं, मैं भी नहीं जानता। खैर चलिए भैया, तो ये हो गया आपकी बात बेसिक से, ठीक है। बेसिक से ये बात होगी किसकी? शिलालेख की। अब आइए जरा और चीजों को देखा जाए, समझा जाए, और आप एकदम इतना से समझेंगे, ठीक है। अब आपको बताने जा रहा हूं क्या? अब आपको बताने जा रहा हूं कि देखो भैया, चंद्रगुप्त, अब राजाओं के बारे में देखिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ये पहले राजा हुए, है ना, इस वंश में। दूसरा कौन हुआ भैया? दूसरे हुए बिंदुसार। दूसरे कौन हुए? बिंदुसार। दूसरे कौन हुए? बिंदुसार दूसरे हुए, ठीक है। तीसरा कौन हुआ भाई? तीसरे हुए अशोक, ठीक है। कौन हुए भैया? हाँ, अशोक महान, अशोक महान, ठीक है, अशोक महान। फिर कौन हुआ? अशोक के बाद, है ना, अशोक के बाद आप, है ना, सीधा सीधा बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। दशरथ, ठीक है, कौन भैया? दशरथ, ठीक है, दशरथ, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट वाला लिख लेंगे, बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल पहला शासक कौन भैया? मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य एम्पायर का पहला रूलर चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन है? तो दूसरे भैया बिंदुसार। तीसरे कौन है? तो तीसरे है साथियों अशोक। चौथे कौन है ना। अब देखिए एक बात है, मैं आपको बता दूं कि भाई पहला शासक, दूसरा शासक और तीसरा शासक तक ठीक है, इसके बाद बीच में कई सारे शासक आए हैं। ये नहीं है कि चौथे शासक, दशरथ चौथे शासक है, ऐसा नहीं है। बीच में और भी शासक हैं जिनका ऐतिहासिक रूप से आपके एग्जाम के, है ना, उपयोग से कोई खास ऐसा मतलब नहीं है, इसलिए उनको नहीं लिखा हूं, ठीक है ना। फिर इसके बाद सीधा बृहद्रथ जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतिम शासक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंदुसार, अशोक, दशरथ और बृहद्रथ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बेसिक बात क्या है? ये हो गया फाउंडर, ये हो गया फाउंडर मतलब संस्थापक, ये हो गया फाउंडर मतलब संस्थापक, ठीक है भैया। ये हो गया फाउंडर मतलब संस्थापक, और ये हो गया क्या भैया? ये हो गया अंतिम शासक। अंतिम शासक मतलब लास्ट रूलर, ठीक है, अंतिम शासक मतलब लास्ट रूलर, तो ये तो खैर आप जानते ही हैं, है ना। ये हो गया अंतिम शासक मतलब लास्ट रूलर, लास्ट रूलर हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा कि ये कौन है भैया? ये जैन धर्मानुयायी है, ठीक है। ये कौन है? जैन धर्मानुयायी है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये जैन धर्मानुयायी है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना कि कौन किस धर्म का अनुयायी है, ठीक है ना। तो ये फॉलोवर है किसके भैया? फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, ठीक है ना, फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, ठीक है ना। तो ये जैनिज्म के फॉलोवर थे, ठीक है। और ये क्या है भैया? ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी है, ठीक है। ये क्या है भैया? ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी है, आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी है। अनुयायी मतलब होता है फॉलोवर, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय मतलब कह सकते हैं कि फॉलोवर ऑफ, ठीक है, आजीवक, ठीक है, आजीवक, ठीक है ना। अच्छा, अशोक क्या है भैया? ये बौद्ध धर्म अनुयायी है, बौद्ध धर्म अनुयायी, ठीक है, बौद्ध धर्म अनुयायी, ठीक है, मतलब ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और इसी प्रकार से ये दोनों जो है, ये दोनों भी बौद्ध धर्म के अनुयायी है, ठीक है। ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी बौद्ध धर्म अनुयायी है, ठीक है, बौद्ध धर्म अनुयायी है, ठीक है। मतलब ये दोनों भी फॉलोवर है किसके भैया? फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक। अब इसी प्रकार से भैया, ठीक है, हाँ जी, इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे, ठीक है। अशोक के 14 शिलालेखों में से जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है वो बता चुका हूं, ठीक है। सब नहीं बताना है और सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बात को समझो, नहीं तो केवल अशोक के बारे में 4 दिन तक पढ़ाऊंगा और फिर जो है 4 चांदनी याद आ जाएगी, ठीक बात है। हाँ, जिनको लग रहा है कि नहीं, ठीक है, जिनको लग रहा है कि 11वां 12वां और 10वां 8वां सब पढ़ लूं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, स्तंभलेख के बारे में बता चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य भैया, अब चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनको भैया क्या कहा गया है? इनको सेंट्रोकोर्ट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? इनको सेंट्रोकोर्ट्स कहा गया है। क्या? सेंट्रोकोर्ट्स, ठीक है, सेंट्रोकोर्ट्स, ठीक है। तो भैया सेंट्रोकोर्ट्स कहा गया है इनको, सेंट्रोकोर्ट्स, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे सेंट्रोकोर्ट्स। अब इनको सेंट्रोकोर्ट्स किसने कहा है भैया? तो इनको सेंट्रोकोर्ट्स कहा गया यूनानियों के द्वारा, ठीक है ना। यूनानियों ने इनको क्या कहा है? सेंट्रोकोर्ट्स कहा है, ठीक है। यूनानियों ने क्या कहा भैया? सेंट्रोकोर्ट्स कहा, ठीक है ना। अजय भैया, हाँ, रामायण वाले दशरथ नहीं है यार, ऐसे तो हमारे पिताजी का नाम भी दशरथ है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पिताजी है, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि रामायण वाले दशरथ है कि नहीं है। बहुत गजब की बात है, यूनानियों ने, ठीक है। तो भैया किसने? ग्रीक्स ने, ठीक है। किसने भैया? ग्रीक्स जो थे, ठीक है, ग्रीक्स के द्वारा इनको सेंट्रोकोर्ट्स कहा गया। ग्रीक्स के द्वारा इनको क्या कहा गया? सेंट्रोकोर्ट्स कहा गया, ठीक है। अगली बात क्या है कि भाई विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये पहचान की थी, है ना। विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये पहचान की थी कि भैया जो सेंट्रोकोर्ट्स है ये शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया है, ये आगे बता दूंगा। विलियम जोन्स का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे सुनेंगे, ठीक है ना। विलियम जोन्स की अगर बात करते हैं तो विलियम जोन्स वह व्यक्ति है जिन्होंने, है ना, आधुनिक भारत के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो 1784 की बात है जब विलियम जोन्स ने क्या किया था भाई, एक संस्था स्थापित करी थी और काफी कुछ चीजों पर रिसर्च करा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल, ठीक है। अशोक भैया, मैं ब्लॉग बहुत जल्दी करता हूं, इसलिए ऊटपटांग चीजें बोलने से पहले, ठीक है, इस बात क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं, ठीक है, लेकिन ऊटपटांग बोलना एकदम गलत बात है। चलिए, तो सेंट्रोकोर्ट्स शब्द समझ में आया यूनानियों ने, ठीक है। यूनानियों के द्वारा इनको सेंट्रोकोर्ट्स कहा गया, ठीक है। अच्छा, सेंट्रोकोर्ट्स का क्या मतलब है? सेंट्रोकोर्ट्स इनको यूनानियों ने कहा, ठीक है ना। सेंट्रोकोर्ट्स इनको यूनानियों ने कहा, ठीक है। यूनानियों ने इनको सेंट्रोकोर्ट्स कहा। सेंट्रोकोर्ट्स का मतलब होता है जिसकी महिला अंगरक्षिकाएं हो, ठीक है, जिसकी महिला अंगरक्षिकाएं हो उसको सेंट्रोकोर्ट्स कहा गया है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे भारत में आपने राजा महाराजा कैसे रहे, राजा महाराजा हर जगह पर कैसे होते हैं, तो राजा महाराजाओं के पास पहले के जमाने में पंखा करने के लिए महिलाएं खड़ी होती थी। तो हो सकता है कि जो यूनानी
आदमी है जो ग्रीक्स है, जब उन्होंने देखा हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के अगल बगल जो है ठीक है महिलाएं खड़ी है ठीक है पंखा करने के लिए, तो उनको लगा हो कि वो चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडीगार्ड है, तो उन्होंने कह दिया कि भैया ये सेंट्रल कोर्ट से मतलब जिसकी महिला अंग्रेज चिपकाए, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए बिंदुसार की हम बात कर लेते हैं। तो अगर बिंदुसार की बात करें तो इसकी कई सारी उपाधियां हैं, ठीक है। जैसे हम इसकी उपाधियों की बात करें तो भैया क्या क्या उपाधियां हैं, एक अमित प्रघात इसकी उपाधि है, क्या भैया अमित प्रघात इसकी उपाधि है। ऐसी एक उपाधि है इसकी भद्रसार, ठीक है, एक है क्या भद्रसार, एक ऐसी उपाधि है वारिसार, ठीक है, क्या भैया वारिसार, और एक ऐसी उपाधि है सिंहसेन। तो ये इसकी उपाधि है, मतलब इसको ये कहा जाता है, ठीक है, ये इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है भैया, तो हम बिंदुसार जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो चीज है, जरा देख लेंगे क्या कहा गया भैया, एक तो अमित प्रघात कहा गया है, ठीक है, अमित प्रघात कहा गया है, एक तो भद्रसार कहा गया है भैया, क्या कहा गया है भद्रसार कहा गया है, एक तो वारिसार कहा गया है, ठीक है, वारिसार कहा गया है, और एक तो सिंहसेन कहा गया है, क्या कहा गया है सिंहसेन कहा गया है, ठीक बात है। तो ये जो है बिंदुसार को कहा गया है, किसको कहा गया है बिंदुसार को कहा गया है। और इसके समय में बिंदुसार के समय में एक भाई जो आजीवक संप्रदाय के संत थे, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के एक संत रहा करते थे, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के एक संत रहा करते थे और इनका नाम था पिंगलवत्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पिंगलवत्स नामक प्रसिद्ध संत किसके दरबार में रहते थे, ठीक है भैया पिंगलवत्स, ठीक है, पिंगलवत्स नाम के संत किसके दरबार में रहते थे, तो इसी के दरबार में पिंगलवत्स नाम के दरबार रहते थे, ठीक है ना। अच्छा भाई अशोक की बात करें, देखिए अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखा रहा हूं कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक और ये सब, ठीक है, इनके बारे में अभी इसी के जस्ट बाद डिटेल में शुरू होगा कि हाँ भैया ये चंद्रगुप्त मौर्य अशोक और ये, ठीक है ना। अच्छा अशोक की बात करें अगर हम, तो अशोक की जो सबसे प्रिय और प्रसिद्ध उपाधि है वो क्या है, सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध उपाधि है देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी। तो अशोक की एक उपाधि है देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, क्या भैया देवनाम प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय, ठीक है ना। हाँ जी देवताओं का प्रिय, ठीक है, तो देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, ये अशोक की उपाधि है देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के समय में बहुत सारी चीजें हुई हैं और एक बात ये है कि तीसरी बौद्ध सभा का भी आयोजन जो है वो अशोक के समय में हुआ था। तो जो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी, ठीक है, तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो इन्हीं के समय में हुई थी, ठीक है, तो वो भी है खैर बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो अलग से इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। दशरथ की अगर बात करते हैं, ठीक है, देखिए एक चीज है कि अगर आप दशरथ के बारे में बात करें तो इनके बारे में कोई ऐसी खास बहुत फेमस चीज तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आजीविकों को रहने के लिए, ठीक है ना, आजीविकों को रहने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान की थी उन्होंने, आजीविकों को रहने के लिए, ठीक है, आजीवक, आजीवक कौन है, आजीवक संप्रदाय, ठीक है ना, आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय जो है, आजीवक संप्रदाय जो है जैसे विभिन्न धर्म होते हैं वैसे ही आजीवक भी एक धर्म समझिए। तो आजीवक संप्रदाय या आजीवक धर्म जो है ये कभी मक्खलीपुत्र गोसाल के द्वारा स्थापित किया गया था। महावीर स्वामी के शिष्य थे, तो महावीर स्वामी बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे विस्तार से। महावीर स्वामी के एक प्रिय शिष्य थे, ठीक है ना, महावीर स्वामी के एक प्रिय शिष्य थे मक्खलीपुत्र गोसाल, और मक्खलीपुत्र गोसाल के द्वारा, मक्खलीपुत्र गोसाल के द्वारा एक आजीवक संप्रदाय स्थापित किया गया। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाओं में रहना पसंद करते थे, कहां गुफाओं में रहना पसंद करते थे और भाग्यवादी रवैया था। मतलब आप समझिए आजीवक संप्रदाय के लोग उस टाइप के थे कि अगर आजीवक संप्रदाय के लोगों को एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए कह दिया जाए तो वो क्या करेंगे, बस जो है फॉर्म भर देंगे और भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे कि जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। मतलब ये भाग्यवादी रवैया थी, ठीक है ना, इनका क्या था भैया, ये इनका भाग्यवादी रवैया था, ठीक है। तो भैया आजीवक संप्रदाय कैसे थे, भाग्यवादी रवैया के थे, मतलब भाग्य के भरोसे लक के भरोसे रहते थे, लक पर डिपेंड रहते थे। और दूसरी बात कि गुफाओं में रहना, केव्स में रहना इनको पसंद था, ठीक है ना। और इस आजीवक संप्रदाय को, ठीक है, पिंगलवत्स ने काफी आगे बढ़ाया और पिंगलवत्स की वजह से बिंदुसार ने भी इसको फॉलो किया और आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई थी और दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में, ठीक है। अब चलो जब इतनी बातें बताई दी है तो आजीवक संप्रदाय को अभी हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अलग से फिर बाद में ना पढ़ना रहे, ठीक है। आजीवकों की बात करना है, आजीवक संप्रदाय, ठीक है ना, आजीवक संप्रदाय की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करनी है भैया, आजीवक संप्रदाय की हमें बात करनी है, ठीक है, ठीक है। तो जब हम आजीवक संप्रदाय की बात करेंगे, किसकी भैया, आजीवक संप्रदाय की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सिंपल सी चीज है कि पहले तो इनको इंग्लिश में ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कहा जाएगा, आजीवक ही कहा जाएगा, आजीवक सेक्ट कह सकते हैं या आजीवक कम्युनिटी कह सकते हैं, आजीवक कम्युनिटी कह सकते हैं या सेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब आजीवक संप्रदाय की बात करें तो पहली बात तो यही कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इस संप्रदाय के संस्थापक या फाउंडर कौन थे, तो इस संप्रदाय के संस्थापक या फाउंडर जो थे वो कौन थे भैया, ये थे साथियों आपके मक्खलीपुत्र गोसाल, ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है लेकिन याद तो करना है, मक्खलीपुत्र गोसाल, ठीक है। तो मक्खलीपुत्र गोसाल थे, कौन थे, मक्खलीपुत्र गोसाल थे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना है इनको, मक्खलीपुत्र गोसाल, ठीक है, मक्खलीपुत्र गोसाल थे, ठीक है ना, मक्खलीपुत्र गोसाल, ठीक है, ऐसे कैसे याद कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी मक्खलीपुत्र गोसाल, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आजीवक संप्रदाय की अगर बात करें तो भैया ये इनका भाग्यवादी रवैया था, कैसा था इनका रवैया, इनका भाग्यवादी रवैया था, ठीक है ना, क्या था इनका भाग्यवादी रवैया था, ठीक है ना, भाग्यवादी रवैया था, ठीक है। ये जितने भी लोग क्लास में अविश्वास वाले हैं ना, जितने भी अविश्वास वाले हैं जो अविश्वास दिखाते हैं, जैसे अभी मैं आजीवक संप्रदाय के बारे में बता रहा हूं तो एक बच्चा कह रहा है कि सर सीरीज से क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ये जितने भी साथी आज अविश्वास दिखा रहे हैं, जितने भी लोग मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं या अपने अध्यापक पर अविश्वास कर रहे हैं जहां भी पढ़ रहे हैं, कसम से बता रहा हूं एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपको पछताना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि जिस पैटर्न में क्वेश्चन आता है और जिस तरह से टीचर के पढ़ाने का अपना अंदाज है जो कि 10 साल से 12 साल से 14 साल से पढ़ा रहा है उसको आप समझाने का प्रयास मत किया करिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अध्यापक बुरा है किसी और से पढ़ो, लेकिन अगर किसी अध्यापक पर विश्वास किए हो तो चुपचाप पूरे विश्वास के साथ पढ़ो, क्योंकि तनिक भी अविश्वास आपके लिए भारी पड़ सकता है, खतरनाक पड़ सकता है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको मेरे प्रति तनिक भी अविश्वास है तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया अपना समय और अपना पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है ना, अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आपको मेरे ऊपर या हमारे ऊपर हमारी टीम के ऊपर तनिक भी अविश्वास है तो हमारे द्वारा बताई गई बात आपके पल्ले पड़ेगी नहीं, समझ में आएगी नहीं, जो वास्तविकता है। मैं मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति हूं, ठीक है, और बाद में फिर आपका टाइम खराब हो, आपका फ्यूचर खराब हो, वो मैं नहीं चाहता, ठीक है ना। चलिए भाग्यवादी रवैया, ठीक है, तो भाग्यवादी रवैया मतलब फैटलिस्टिक एटीट्यूड था इनका, कैसा था भैया, फैटलिस्टिक एटीट्यूड था, ठीक है, फैटलिस्टिक एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड था, फैटलिस्टिक एटीट्यूड था, ठीक है। दूसरी बात गुफाओं में रहना पसंद था, ठीक है ना, गुफाओं में रहना पसंद था, ठीक है, गुफाओं में रहना पसंद था, ठीक है, गुफाओं में रहना पसंद था, ठीक है, गुफाओं में रहना पसंद था, ठीक है। अच्छा लव टू लीव, ठीक है, तो भैया इनको गुफाओं में रहना पसंद था। अब देखिए भैया, और इस धर्म के प्रसिद्ध जो संत हुए, इस धर्म के प्रसिद्ध जो संत हुए, इनका नाम यहाँ पर लिखा हूँ, और ये कौन है भैया, ये है पिंगलवत्स, कौन है ये है पिंगलवत्स, ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लेंगे पिंगलवत्स, ठीक है, पिंगलवत्स, ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। अब देखिए चूंकि इनको गुफाओं में रहना पसंद था, चूंकि इनको गुफाओं में रहना पसंद था भैया, ठीक है ना, चूंकि इनको गुफाओं में रहना पसंद था, केव्स में रहना पसंद था, तो इनको गुफाएं बनवाकर अशोक ने दी, ठीक है ना, अशोक ने, ठीक है, अशोक ने इनको क्या करी भाई, अशोक ने इनको गुफाएं बनवाकर दी, कहां पर गुफाएं बनवाकर दी, अशोक ने इनके लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई, ठीक है, कहां पर भैया, बराबर की जो पहाड़ी है ये बिहार में पड़ती है, बराबर की पहाड़ी, ठीक है ना, हां बराबर हिल्स, ठीक है ना। तो जो बराबर हिल्स है ये कहां पर स्थित है, बराबर हिल्स बिहार में है। तो यहां पर अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई, कौन कौन सी 4 गुफाएं बनवाई, तो भैया 1 2 3 और 4, तो चारों के नाम यहाँ पर लिख देते हैं। एक का नाम था कर्ज, ठीक है, नाम ही था कर्ज, ठीक है, कर्ज। दूसरे का नाम था चोपर, ठीक है, क्या नाम था, चोपर, ठीक है, चोपर, ठीक है,
तीसरे का नाम था सुदामा, क्या नाम था? सुदामा, ठीक है। और चौथे का नाम क्या था? चौथे का नाम था विश्व झोपड़ी, क्या नाम था भैया? विश्व झोपड़ी, ठीक है ना, विश्व झोपड़ी। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इन चारों का नाम दिया गया और नाम जब दिया जाता है तो इंग्लिश में जाकर कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो विश्व झोपड़ी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे भैया, विश्व झोपड़ी, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सी चीज है कि आजीवक संप्रदाय जो थे, आजीवक कम्युनिटी के जो लोग थे, इनको केव्स में रहना पसंद था, ठीक है ना, हाँ, केव्स में रहना पसंद था, ठीक है। और इस वजह से अशोक ने इनको बराबर की पहाड़ियों में चार, ठीक है, गुफाएं बनवा कर दी। कुछ लोग परेशान है कि सर हमें एक दूसरे का कमेंट नहीं दिख रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। तो बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने ये चार गुफाएं बनवा कर दी। अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि भैया दशरथ, ठीक है ना, दशरथ ने नागार्जुन गुफा प्रदान की। जैसे जिस प्रकार से अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाएं बनवाई, ठीक है ना, हाँ, दीज आर द केव्स, ठीक है, दीज आर द केव्स बिल्ट बाय अशोक, ठीक है। तो दशरथ ने ऐसे ही नागार्जुन गुफा प्रदान की, ठीक है, दशरथ ने नागार्जुन गुफा दी, ये भी बिहार में है, नागार्जुन गुफा दी, ठीक है। तो भैया दशरथ ने क्या किया? दशरथ, ठीक है, दशरथ ने क्या किया? तो भाई दशरथ के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे दशरथ केव, नागार्जुन केव, नागार्जुन केव, ठीक है। तो नागार्जुन केव जो है दी गई थी, नागार्जुन केव दी गई थी। इस बात को भी एज इट इज ध्यान देंगे, इस बात को भी एज इट इज ध्यान देंगे और यहाँ ठीक है भैया। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में हो गया, आजीवक कम्युनिटी के बारे में हो गया, ठीक है, कि भैया आजीवक संप्रदाय क्या है? मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा स्थापित किया गया। ये जो है कभी हुआ करते थे महावीर स्वामी के शिष्य, ठीक है, ये क्या हुआ करते थे कभी, है ना, ये महावीर स्वामी के शिष्य, महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, ठीक है, ये महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पीपल ऑफ, ठीक है, पीपल ऑफ महावीर स्वामी, ठीक है। तो महावीर स्वामी के ये शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से याद रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते कि आप थोड़ा कोशिश करें समझने की, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य रहे मखलीपुत्र गोसाल, जब महावीर स्वामी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो गए, ठीक है, तो मखलीपुत्र गोसाल ने एक कम्युनिटी, एक संप्रदाय स्थापित किया, ठीक है ना। और इस संप्रदाय का भाग्यवादी रवैया था, गुफाओं में रहना इनको पसंद था। इस कम्युनिटी के प्रसिद्ध सेंट हुए कौन भैया? पिंगल वंश, ठीक है। अशोक ने इस संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाएं बनवाई और दशरथ ने नागार्जुन गुफा बनाई, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल। बिंदुसार इस कम्युनिटी को फॉलो करते थे, ठीक है ना, हाँ, तो बिंदुसार वाज द फेमस फॉलोअर ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है ना, हाँ, बिंदुसार क्या थे भैया? बिंदुसार, है ना, बिंदुसार जो है क्या थे? इसके फॉलोअर थे, बिंदुसार, ठीक है, इसके अनुयायी थे, ठीक है। बिंदुसार क्या थे? बिंदुसार एकमात्र ऐसे राजा है जो इस धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बिंदुसार एकमात्र ऐसे राजा है जो इस धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना, हाँ जी। मतलब सिंपल सी चीज है कि बिंदुसार वाज द फॉलोअर ऑफ दिस कम्युनिटी, वाज द फॉलोअर ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है, फॉलोअर ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है ना, बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो बिंदुसार जो है इस कम्युनिटी के फॉलोअर थे, ठीक है, बिंदुसार इस कम्युनिटी के फॉलोअर थे, ठीक है ना, हाँ जी, समझ आया? चलिए बहुत अच्छी, ठीक, चार गुफाएं बनवाई थी, सारा कौन कौन सी? कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ठीक है, चलिए चलिए। अच्छा, अब जैसे कुछ लोगों की समस्या है कि सर लाइन बाय लाइन पढ़ें, तो मेरे दोस्त जिनको लाइन बाय लाइन लिखने की इच्छा है, लूसेंट उठाए उसमें लाइन बाय लाइन लिखा है, लिख डालिए, वो भी नोट्स ही है एक तरह से, ठीक है ना। और अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, यहाँ से आप लाइन बाय लाइन लिखना चाहते हैं, तो जैसे हेडिंग में डालिए आजीवक संप्रदाय, तो आप हेडिंग डाल लीजिए आजीवक संप्रदाय, पहली लाइन ये लिख लीजिए, दूसरी लाइन ये लिख लीजिए, तीसरी लाइन ये लिख लीजिए, चौथी ये लिख लीजिए, पांचवीं ये, छठी ये, सातवीं ये, खत्म हो गया लाइन बाय लाइन, है ना। ठीक है, वही पुरानी परंपराओं में, पुरानी है ना विचारधाराओं और पुरानी पैटर्न को फॉलो करते रहिए, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा 3-4 साल में, ठीक है। चलिए, तो हम वापस इस पर लौटते हैं, ठीक है। तो हमने भाई दशरथ वाला बता रहे थे हम यहाँ पर कि भैया दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा दी, ठीक है, नागार्जुन गुफा दी। और ये हमने आपको यहाँ पर भी आगे भी एक्सप्लेन कर दिया कि भैया क्या हुआ कि आजीवकों को नागार्जुन गुफा देने का काम दशरथ ने किया, जो चीज यहाँ पर हमने स्पष्ट कर दी कि दशरथ ने नागार्जुन गुफा प्रदान की, ठीक है ना। अच्छा, बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक है ना, हाँ, बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। अब बृहद्रथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एकदम स्पष्ट रूप से बस इतना जान लीजिए कि बृहद्रथ वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंग, है ना, एंड पुष्यमित्र सुंग एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी नेम्ड सुंगा डायनेस्टी, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, आप देखिए जरा क्या है, तो वही चीज यहाँ पर मेंशन कर देते हैं भैया, उसी चीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया जाए, ठीक है, कि भैया पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया? पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या कर, है ना, सुंग वंश स्थापित किया, ठीक है ना। पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या करके एक नया वंश स्थापित किया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि पुष्यमित्र, और ये भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण शासक हुआ पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, किल्ड, ठीक है ना, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग किल्ड बात, ठीक है। तो पुष्यमित्र सुंग ने इसे मारा, ठीक है ना, पुष्यमित्र सुंग ने इसे मारा, ठीक है, ये होगी बात। अच्छा, अब क्या करना है भाई? अब एक सीधी सी बात दिमाग में बिठाइए कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जब इन तीनों के बारे में पढ़ लेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अशोक के बाद के शासकों को नहीं पढ़ना है। अशोक के बाद के शासकों के बारे में बस इतना जानिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो इसके बाद के जितने भी शासक हैं उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म जब अपना लिया तो जाहिर सी बात है, बौद्ध धर्म बुद्धिज्म का मतलब है कि अहिंसा को फॉलो करेंगे, नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, और नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे तो कमजोर होंगे। एक राजा को, एक रक्षक को नॉन वायलेंट होकर काम नहीं चलता, ठीक है ना, हाँ, ठीक। तो भाई इसी वजह से डिक्लाइन हो गया, इसी वजह से क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए, तो ये चीज हो गई। अब हम सीधे सीधे चलेंगे कि भैया आइए एक एक करके देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो भैया पहले रूलर, इस डायनेस्टी के पहले रूलर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, हाँ। अब भैया लोग चलो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए, ठीक है ना, हाँ जी। अब जैसे देखो कुछ लोग बहुत तेज हुए हैं, पुष्यमित्र सुंग कौन था? अब भैया जब मौर्य डायनेस्टी पढ़ लेना, जब सुंग डायनेस्टी पढ़ूंगा तो बता दूंगा पुष्यमित्र सुंग कौन था। अभी तो बस इतना जानो कि पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ को मारकर सुंग वंश स्थापित किया, लेकिन नहीं, ठीक है, अभी चल रहा है मौर्य वंश और पूछ रहे सुंग वंश का। बहुत अच्छे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये वाली लाइन वही है जो हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है ना, हाँ जी भैया। तो लिखा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, तो आपको पता ही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य और, ठीक है, कौटिल्य और, ठीक है, कौटिल्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश स्थापित किया, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसी कोई परेशान करने वाली चीज नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएगी, समझ में भी आएगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि ज्यादा लोग कह रहे होंगे मुझे लिख कर बताओ, है ना, मन होगा आपका, मुझे पता है, मुझे पता है आप कहाँ, मतलब बिल्कुल आप चाहते हैं कि एकदम कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो भैया देखिए, तो मौर्य एम्पायर, ठीक है, मौर्य एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में आप सबसे पहले पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ लेंगे, ठीक है। मौर्य एम्पायर, ठीक है, मौर्य एम्पायर जो बातें लिखी हुई थी लाइन बाय लाइन, उसको हम जरा फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में देख लेते हैं, समझ में सवाल कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई क्या, जैसे ये कि भाई संस्थापक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक ही तो थे, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक ही थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज द फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, जरूरी है, अभी देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पर मौर्य साम्राज्य स्थापित कब हुआ? 323 BC, सॉरी 322 BC, ठीक है, 322 BC, 322 BC मतलब 322 ईसा पूर्व, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से भैया? मदद किसकी ली गई?
गया, किसका हेल्प ली गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को स्थापित करने के लिए, ठीक है ना? हाँ जी भैया, ठीक है। तो इसको स्थापित करने के लिए क्या किया? एक तो चाणक्य की मदद ली, किसकी भैया? एक तो चाणक्य की मदद ली और दूसरा किसकी मदद ली? चाणक्य जो कि इनके गुरु थे, और दूसरा मदद ली पर्वतक की, किसकी मदद ली? पर्वतक की, ठीक है, पर्वतक, ठीक है। इन दोनों की मदद चंद्रगुप्त मौर्य ने ली। अब इसमें भाई पर्वतक कौन है? कश्मीर का राजा है, ठीक है, कश्मीर का राजा है, ठीक है। पर्वतक कौन है? कश्मीर का राजा है, ठीक है, हाँ, मतलब किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है, किंग ऑफ कश्मीर। तो ये कश्मीर का राजा है, ठीक है, कश्मीर का राजा है। ये कौन है? ये गुरु, ठीक है, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है? गुरु है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर है, ठीक है, हाँ जी। हाँ, वो टीचर्स डिप्लोमेसी एंड वॉर स्ट्रेटजी, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। स्वाति जी हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो गुरु की बात करें तो चाणक्य जो कि इनके गुरु हैं, इनकी मदद से, और पर्वतक जो कि कश्मीर का राजा है, इन दोनों की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को स्थापित किया, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए क्या है भैया, अब इसी में और आगे बढ़े, ठीक है, इसी में और आगे बढ़े, ठीक है। तो भैया क्या है कि मौर्य साम्राज्य जो है, इसकी जो राजकीय मुद्रा थी वो भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। राजकीय मुद्रा मतलब रॉयल करेंसी, ठीक है, रॉयल करेंसी इनकी क्या थी? ठीक है, रॉयल करेंसी, ठीक है। तो ये हुआ करती थी पौंड, क्या थी भैया? पौंड थी, ठीक है, क्या थी? पौंड थी, ठीक है। क्या राजकीय मुद्रा थी? पौंड थी। और इन दोनों की मदद से किसको हराकर स्थापित किया था? धनानंद को मारकर, ठीक है, धनानंद को मारकर, धनानंद को, है ना, धनानंद की हत्या कर, ठीक है, हत्या कर, है ना, धनानंद की हत्या कर यह वंश स्थापित हुआ था, हत्या कर, ठीक है, हत्या कर इस वंश की स्थापना हुई थी, मतलब किल्ड, है ना, किल्ड धनानंद, ठीक है, किल्ड धनानंद, ठीक है, नंद एंड एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश्ड दिस एम्पायर, ठीक है। तो धनानंद को मारकर इस वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, धनानंद को मारकर इस वंश की स्थापना की गई थी। और इसे भारतीय मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य माना जाता है, ठीक है ना, हाँ, मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य, पहला एम्पायर माना जाता है, पहला साम्राज्य, पहला एम्पायर माना जाता है, ठीक है, हाँ जी। तो बिल्कुल ठीक है, आराम से इसको याद करने की जरूरत है, ठीक है, कि मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में पर्वतक और चाणक्य की सहायता से, ठीक है, धनानंद को मारकर करी थी, ठीक है। और राजकीय मुद्रा पौंड थी, साम्राज्य ये पहला साम्राज्य था। और राजधानी का जहां तक मामला है, तो राजधानी या कैपिटल की बात करें तो ये भैया पाटलिपुत्र थी। किसके समय में? भाई सबके समय में, ठीक है, पाटलिपुत्र थी सबके समय में, जितने भी मौर्य राजा हुए सबके समय में यही थी, सबके समय में यही थी, ठीक है, सबके समय में यही थी, ठीक बात है। अच्छा, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, तो इन पॉइंट्स में क्या मेंशन किया गया है इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इन पॉइंट्स में क्या बताया गया है कि जैसे कहा जा रहा है, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, इसको हटाइए, पहली लाइन आपको नोट नहीं करनी, लिखनी नहीं है, वो हो गया। जो फ्लो चार्ट अभी हमने बताया उसमें ये वाली लाइन हो गई। आगे जो बातें लिखी है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं आपको एक सिंपल सी फॉर्मेट पर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, अब यही चीज आ रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, क्योंकि अलग अलग जो सोर्सेस हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में अलग अलग बातें बताते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली किसी भी सोर्स में या किसी भी हिस्टोरियन के द्वारा ये नहीं बताया जा सका है आज तक कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी। अभी तक जो बातें पता चली है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, ठीक है, धनानंद थे, और चंद्रगुप्त मौर्य की माता धनानंद की एक दासी थी, एक मेड थी जिनका नाम था मूरा, ठीक है ना। हाँ जी, यही बात पता चली, ठीक है ना, हाँ, यही बात पता चली, ठीक है। तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी जो नंदों की रनिवास में रहती थी, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण ट्रेडिशन चंद्रगुप्ता's mother was a woman named Mura of Shudra caste who lived in the hermitage of Nandas, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज है। अब इसी प्रकार से और चीज देखिए कि बौद्ध परंपरा क्या कहता है, ठीक है। फिर आप इसी प्रकार देखिए विलियम जोन्स क्या कह रहे हैं। तो देखो इन सबसे एक चीज समझ में आती है क्या, ठीक है, एकदम बहुत सिंपल है और आपको आराम से समझ में आएगा कि एक तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, मतलब ब्राह्मण परंपरा क्या कहती है। अरे चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, हाँ जी, हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इस बारे में जब हम बात करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे तो भैया दो बातें हमारे सामने आती है, दो बातें हमारे सामने आती है, एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए, दो बातें हमारे सामने आती है। एक तो ये आता है कि भैया बौद्ध ब्राह्मण परंपरा क्या कहती है, ब्राह्मण परंपरा क्या कहती है, ठीक है। और दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये कि बौद्ध और जैन परंपरा क्या कहती है, बौद्ध व जैन परंपरा क्या कहती है। अब पेपर कैसे आएगा वो भी बताते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ब्राह्मण ट्रेडिशन क्या कहता है, ठीक है, ब्राह्मण ट्रेडिशन, तो ब्राह्मण ट्रेडिशन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ब्राह्मण ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण ट्रेडिशन क्या कहता है, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, इधर है ना, बुद्ध एंड जैन ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन क्या कहता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, आपके दिमाग में भी आ ही चुका होगा अब तक कि भैया जो ब्राह्मण परंपरा है वो कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शूद्र था, क्या था, शूद्र था, ठीक है, शूद्र था, ठीक है। और जो बौद्ध व जैन परंपरा है ये क्या कहती है, बौद्ध व जैन परंपरा ये कहती है कि ये क्षत्रिय था, ठीक है। अब कौन सी परंपरा सही है ये तो कोई नहीं बता सका आज तक, ठीक है, हाँ जी, ये कोई भी नहीं बता सका, ठीक है, ये आज तक कोई भी नहीं बता सका, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कोई नहीं बता सका। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये जो ब्राह्मण ट्रेडिशन है यही बताता है ना, इसी के अनुसार, ठीक है, ब्राह्मण ट्रेडिशन के अनुसार आप देखेंगे कि इसके जो फादर है, ठीक है, ब्राह्मण ट्रेडिशन एक तरह से कहता है कि इसके फादर जो है वो कौन है, फादर मतलब पिता, तो इसके फादर जो है वो धनानंद है, ठीक है, धनानंद है, ठीक है, इसके फादर कौन है भैया, धनानंद है, ठीक है। और इसके मदर कौन है, इसकी मदर जो है वो कौन है, वो मूरा है, ठीक है, कौन है भैया, मूरा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी फेमस स्टोरी है, अगर आपको सही बताएं तो इसमें एक फेमस स्टोरी है, ठीक है ना, हाँ जी, माता पिता का पता नहीं, भाई बहन का कहां से पता होगा। देखिए भैया इसमें एक स्टोरी है जिसमें ये कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से इस स्टोरी को सुन लीजिए कि जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होने वाला था, ठीक है, भाई सिकंदर, जब मैं आगे बताऊंगा सिकंदर के बारे में भी, सिकंदर का 356 बीसी में जन्म हुआ था, स्टोरी समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से कनेक्ट होगी। जब सिकंदर का 356 बीसी में जन्म हुआ, 356 बीसी में जन्म हुआ और 336 बीसी में, ठीक है, सिकंदर विश्व विजय करने के लिए निकला। 356 बीसी में जन्म हुआ और 336 में, ठीक है ना, 336 में जब लगभग 20 वर्ष का था, ठीक है, जब लगभग 20 ईयर का था सिकंदर, तब ये विश्व विजय करने निकला, ठीक है। और आप देखेंगे कि 326 लगभग 10 वर्षों तक लगातार युद्ध करते हुए, 336 में निकला था जब 20 साल का था और 326 में भारत पहुंचा, 10 वर्षों का लगातार युद्ध रहा। इस दौरान इसने तुर्की को, ईरान को, इराक को, पर्सिया को, अफगानिस्तान को, कई क्षेत्रों को जीता। यह कहना ये चाहता हूं कि जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला और कई सारे क्षेत्रों को जीता हुआ आगे तेजी से बढ़ रहा था, तो इस बात की खबर तक्षशिला में प्रोफेसर रहे चाणक्य को पता चली। पता तो सबको चलेगा, ठीक है, पूरी दुनिया में तहलका मच गया ना कि एक सिकंदर है, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट है जो पूरे विश्व को फतह करने निकला है, पूरे विश्व को जीतने निकला है। ये बात बहुत आपकी तरफ फैल गई, ठीक है, ये बात पूरी आपकी तरफ फैल गई। तो ये बात किसको पता चली, ये बात भाई साहब चाणक्य को भी पता चली। और जब
यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तक्षशिला था और यह एक तरह का विद्यालय था, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाते थे, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य यहाँ पर पढ़ाते थे, ठीक है ना। और इन्हीं क्षेत्रों में ठीक है सिकंदर के अभियान चल रहे थे, ठीक है ना। सिकंदर विभिन्न क्षेत्रों को जीत रहा था। तो ये बात जब चाणक्य को पता चली तो चाणक्य को टेंशन हो गई कि अब सिकंदर का आगे इसी प्रकार से बढ़ना जारी रहा तो आगे चलकर सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा, ठीक है। तो चाणक्य की टेंशन थी, चाणक्य को ज्यादा टेंशन इसलिए भी थी क्योंकि निशाने पर सबसे पहले चाणक्य ही आते हैं, क्योंकि वो तक्षशिला में थे। यही आक्रमण होता है, वैसे भी सिकंदर का पहला आक्रमण, पहला अटैक तक्षशिला पर ही हुआ। तो चाणक्य ने सोचा कि सिकंदर से भारत को कौन बचा सकता है। तो सिकंदर, चाणक्य ने देखा, और चाणक्य खुद भी बिहार में जन्म हुआ था उनका, चाणक्य बिहार के थे, तो बिहार वाले क्षेत्र में जो मगध था उस समय मगध का राजा कौन था, धनानंद उस समय मगध का राजा था। और धनानंद के दरबार में चाणक्य के एक मित्र थे, दरबारी थे, तो इन्होंने अपने मित्र से जुगत भिड़ाई और अपने मित्र से कहा कि धनानंद से मिलने का प्लान फिक्स करो, ठीक है। धनानंद से एक अपॉइंटमेंट लो, मैं मिलना चाहता हूं, ठीक है। तो चाणक्य पहुंचे धनानंद के दरबार में मिलने के लिए, ठीक है। तो धनानंद के दरबार में चाणक्य के लिए पहली बार, चाणक्य ब्राह्मण आदमी, शिक्षक आदमी, तो पहले तो उनके साधु सम्मान, मतलब उनके सम्मान के लिए जिस तरह से चीजें करनी चाहिए वैसी नहीं की गई। तो चाणक्य को नॉर्मल दरबारियों के साथ बिठा दिया गया। फिर उसके बाद जब धनानंद की एंट्री हुई दरबार में, जब धनानंद के दरबार में एंट्री हुई तो सब लोग खड़े हो गए पूरे दरबार में, चाणक्य नहीं खड़े हुए। चाणक्य ने कहा, चाणक्य ने सोचा कि ब्राह्मण आदमी, शिक्षक आदमी हूं, राजा आए चाहे जो आए, शिक्षक आदमी ब्राह्मण आदमी क्यों खड़ा होगा भाई, तो नहीं खड़े हुए। तो भैया धनानंद गुस्सा गया चाणक्य के ऊपर कि इसने तो मेरा सम्मान नहीं करा, मेरा अपमान करना है। तो जब धनानंद गुस्सा हुआ तो खैर कुछ किया नहीं। फिर धनानंद के सामने चाणक्य ने अपनी बात रखी। चाणक्य ने धनानंद को समझाने का प्रयास किया कि महाराज सिकंदर का आक्रमण होने वाला है भारत पर, अब इस भारतवर्ष को आप ही बचा सकते हैं। तो धनानंद गुस्सा हो गया कि एक तुच्छ ब्राह्मण मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद चाणक्य के साथ इसका जो है ना हो गई और इसने चाणक्य को 2 लात मारी। तो चाणक्य को धनानंद ने लात से मार दी। अब भले दरबार में चाणक्य का अपमान हो गया, उनकी चुटिया खुल गई, बाल खुल गए। फिर चाणक्य के ब्राह्मण आदमी उठे, खड़े हुए और उन्होंने सभी भरी सभा में प्रण लिया कि धनानंद तेरा ये जो है ना, तेरा जो घमंड है, ये जो तेरी आताताई प्रकृति है, इसको मैं तोड़ कर रहूंगा, एक दिन मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, ठीक है। और इसी वजह से चाणक्य ने ठीक है वहां पर चैलेंज कर दिया और फिर वहां से चाणक्य निकले और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने एक बालक को गोद लिया और वो बालक ही आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया, ठीक है ना। एक बालक को गोद लिया, उसे ले जाकर तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा दी, उसको युद्ध नीति, डिप्लोमेसी, राजनीति, कूटनीति सब सिखाई और यही बालक रहा जो आगे चलकर चाणक्य के अपमान का बदला लेता है, ठीक है ना। तो इजाजत दीजिए, आज का सेशन आप समाप्त करेंगे, फिर कल मुलाकात करेंगे। तो भैया अगले सेशन में मुलाकात कर रहे होंगे, तो ये चैप्टर आपका ठीक है, हाँ ये चैप्टर में आपका चंद्रगुप्त मौर्य भी हो जाएगा, बिंदुसार भी हो जाएगा, अशोक भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में और फिर कहूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप भेज दीजिएगा।